छापा मारा। एजेंसी ने रावत के करीबियों के दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। कहा जा रहा है कि फॉरेस्ट लैंड स्कैम मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है। आरोप है कि हरक सिंह रावत के मंत्री रहते कॉर्बेट पार्क के पोखरी रेंज में टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के लिए 169 पेड़ों की जगह 6000 पेड़ों की अवैध रूप से कटिंग की गई थी। इसके अलावा अवैध निर्माण भी हुआ था। इस मामले में हरक सिंह रावत और तब के कुछ अधिकारियों और उनके करीबियों पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं। इससे पहले अगस्त 2023 में विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी रावत के खिलाफ कार्रवाई की थी। हरक सिंह रावत 2019 से लेकर 2020 में भारतीय जनता पार्टी सरकार में वन मंत्री थे। अनुशासनहीनता के आरोप में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी से निष्कासित करते हुए कैबिनेट मंत्री के पद से बर्खास्त कर दिया था। इसके बाद 2022 में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। मैं सुबह कल परसों एक शादी से आया था। सुबह कल मैं 7 बजे तक लेटा हुआ था, तो अचानक वो मेरे कमरे में आया और क्या नाम है, ईडी से आए हैं। तो फिर उन्होंने मेरा मोबाइल ले लिया कि हमको सर्च करना है, और फिर वो पूरे दिन भर सारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सर्च करते रहे, एक एक अलमारी सब देखते रहे। हमने पूरा कोऑपरेट उनको किया, और उनको खुद भी नहीं पता था कि किस मुद्दे पर क्यों उनको भेजा गया है। इस वक्त काम करना दुर्लभ है। जो काम सरकार को करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। भाई एक अगर इंस्टीट्यूट हमने खड़ा किया, लोन हमने लिया, टेंशन हम ले रहे हैं, तो अब उसमें भी दिक्कत है कि भाई ये या तो यहाँ कोई काम ही ना करे, मेहनत ही नहीं करे, फ्री का खाना खाते रहे। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो ईडी का जो मकसद था वो मेरे समझ से परे था कि किस मकसद से भाई पाखरो टाइगर सफारी में मुझको किसी ने पैसे दिए हों, मैंने किसी से पैसे लिए हों, या कोई मैंने पेड़ काट के लकड़ी कहीं फुर्द की हो, पेड़ कटवाया हो। मेरी तो उसमें 0.1% भी भूमिका नहीं है। हाँ, ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा और प्रधानमंत्री का था। जब प्रधानमंत्री आए थे तो हम माननीय अनिल बलूनी जी ने उस पाखरो टाइगर सफारी की घोषणा की थी, और भारत सरकार ने इसको विधिवत रूप से स्वीकृत किया था। ये एक मनगढ़ंत जो है हवा बनाया गया है कुछ तथाकथित लोगों द्वारा। आप गहराई से जांच करो ना कि पेड़, SIT भी 2-3 साल जांच करते रहे, किसको लकड़ी, किसने पेड़ काटे, किसको किस ट्रैक्टर में, ट्रक में गए, कहाँ बिके, कुछ तो तथ्य होना चाहिए ना। ऐसे थोड़ी कह दो कि 1000 पेड़ कट गए सर, ये 10,000 पेड़ कट गए, ऐसे हवा तो नहीं बोल सकते ना। और जांच एजेंसियों से ये उम्मीद नहीं कर सकते हम कि वो हवा में कोई बात करे, कि केवल ये दिखा दे कि भाई ऊपर से जो है पिक्चर लिया, ड्रोन से, उससे पिक्चर लिया आपने गूगल से, और उसके आधार पर आपने जो है एक अंदाजा लगा लिया कि भाई इतने हेक्टेयर भूमि में 1 हेक्टेयर भूमि इतने पेड़ होते हैं, तो 106 हेक्टेयर भूमि में इतने पेड़ होते हैं। वो नहीं अंदाजा लगा सकते। अब मुझे नहीं मालूम, देखिए मैं खुद हाथ पर हूँ, ये सब कुछ क्यों हो रहा है। देखिए मेरा दुर्भाग्य कहूँ मैं कि 22 में मैं कांग्रेस भाजपा नहीं छोड़ना चाह रहा था, तो माहौल ऐसे बनाया गया कि मुझे भाजपा छोड़नी पड़ी और निकाला उन्होंने पार्टी से। अब फिर एक जैसे चुनाव आता है तो एक तरह से ये ईडी, अब तो ईडी भी आ गई, और मैं तो बहुत आभारी हूँ ईडी का कि भाई मैंने तुमसे कहा यार इस समय में कंगाली चल रही है, तुम आए हो तो पैसा होता तो लेके जाते, नहीं है तो दे के जाओ। मैंने कहा ये भी होना चाहिए ना भाई, जो लेने के लिए आ रहा है वो देने भी तो दे भी तो ले। अब ये थोड़ी कि लेने के लिए अगर मिल जाता माल तो ले जाते, तुम नहीं मिला तो तुम कह रहे हो। हमने कहा भाई दे के जाओ, इससे तो कंगाली है। मैं बेरोजगार हूँ, इस समय पेंशन पे गुजारा कर रहा हूँ, राजनीति करनी है, 10 खर्चे है, शादी में जाता हूँ, न्योता लिखता हूँ, कहीं रामलला में जाता हूँ, कहीं धार्मिक प्रोग्राम में जाता हूँ, तो देना पड़ता पैसा। या फिर जो विपक्ष का नेता छोड़कर बीजेपी में चला जा रहा है उस पर क्यों नहीं हो रही है? ये दबाव की राजनीति है। जो लोग प्रदेश की जनता की आवाज को उठाते हैं, जो प्रदेश में एकता और अखंडता को बनाए रखने का मादा रखते हैं,
जो नेतृत्व पूरे देश में लोग हैं उन्हें खत्म करने का, उन्हें डराने का, धमकाने का प्रयास है, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। अंग्रेजों की जो नीति थी कि जो हिंदुस्तान में आंदोलनकारी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिनकी बात लोग सुनते थे, जो हिंदुस्तान की बात करते थे, जो आज़ादी की बात करते थे, उनका भी शोषण ऐसे ही हुआ। और वही भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो आप हिंदुस्तान की एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, जो लोग जो है हिंदुस्तान के आगे ले जाने में, प्रदेशों को आगे ले जाने में अपनी अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं, जो सच बोल सकते हैं, जो इनके खिलाफ बोल सकते हैं, कि इनकी गलत नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। उसी में हरक सिंह रावत जी भी हैं, केजरीवाल जी भी हैं, वहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री भी हैं, बिहार लालू जी के बेटे भी हैं, और भी अन्य राज्यों में, महाराष्ट्र में, सब जगह ये डर का माहौल बनाया जा रहा है, जिससे कि हिंदुस्तान का नेतृत्व खत्म हो। लेकिन ये हिंदुस्तान है, यहाँ नेतृत्व खत्म हो। अजीबोगरीब परंपरा है। जब तक आदमी भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक जो है कोई कार्रवाई नहीं होती है, और अगर भाजपा के विरोध में आदमी दूसरे दल में रहे तो उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का प्रयोग लगातार होता आ रहा है। और अब तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के अंदर यही स्थिति है। देश के प्रधानमंत्री जी एनसीपी के नेताओं को कहते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला जो है महाराष्ट्र में एनसीपी ने किया, और जब वो एनसीपी के नेता भाजपा में चले गए तो उसके बाद वो कार्रवाई भी बंद, और वो साफ सुथरे हो जाते हैं। पता नहीं कौन सी वॉशिंग मशीन भाजपा के पास है कि पहले जो दोषी हैं वो भी उसके बाद ठीक हो जाते हैं। यहाँ पे उनका हालचाल देखने आए थे, क्योंकि हमें पता लगा ईडी सीबीआई की रेड हुई। हमारी तो मांग सरकार से सबसे पहले ये थी कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ उसमें सीबीआई की जांच हो, लेकिन आज तक वहाँ सीबीआई की जांच तो हुई। तो आज यहाँ पे देखिए विपक्ष की आवाज़ कई राज्यों में, इंडिया गठबंधन हो, कांग्रेस पार्टी के सम्मानित हमारे लीडर्स हो, उनकी आवाज़ दबाने का कार्य हो रहा है। तो बड़ा दुर्भाग्य का काला अध्याय है भारतीय राजनीति का, अघोषित आपातकाल है। तो आपने देखा कि कांग्रेस के नेताओं का दर्द क्या है। लगातार कांग्रेस के नेताओं के बयान हमने आपको दिखाए। उपनेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार जो है ज्यादती कर रही है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि जब तक कोई भारतीय जनता पार्टी में रहता है तब तक दूध का धुला रहता है। जैसे बीजेपी को छोड़ के किसी और राजनीतिक दल में पहुंच जाता है तो उसके ऊपर आरोपी की झड़ी लग जाती है, वो आदमी सबसे डाउटफुल आदमी हो जाता है। और इसी को लेकर ये कहा जा रहा है कि बदले की भावना से राजनीति की जा रही है। डॉक्टर हरक सिंह रावत को भी आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं बेरोजगार हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। ये तमाम आरोप हैं। और कॉर्बेट पार्क में के पोखरी रेंज में टाइगर सफारी प्रोजेक्ट के तहत 169 पेड़ काटने का जो आरोप लगा है कि 169 पेड़ काटने थे, जबकि 6000 पेड़ काट दिए गए। मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा है। इसके पहले भी विजिलेंस की छापेमारी हुई और अब ईडी की छापेमारी, और विपक्ष इसे बदले की राजनीति बता रहा है। यही आज के विषय है और इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की बड़ी नेता हैं कमलेश रमन जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है। आशीष सैनी जी फोन लाइन पर कुछ देर बाद जुड़ेंगे, कांग्रेस नेता है। सुभाष झा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अभिजय नेगी हैं, अधिवक्ता है हाईकोर्ट के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शांति प्रसाद भट्ट जी उत्तराखंड क्रांति दल के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ इस समय न्यूज़ रूम से जुड़ चुके हैं। और डी के पॉल साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सभी मेहमानों का हम बहुत स्वागत करते हैं। और सबसे पहले अभिजय नेगी आपके पास ही आऊँगा, चूँकि आपने ये केस लड़ा है, चूँकि ये जनहित याचिका दायर की गई थी और उन याचिकाकर्ता के पक्ष में आपने ये केस लड़ा। तो आप से पूरा जो ये केस स्टडी है थोड़ा शॉर्ट में समझाने का आप प्रयास करिए। देखिए, ये बात लगभग अक्टूबर 2021 की होगी, जब माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने इस मैटर का स्वतः संज्ञान लिया था। ये मैटर जो है एक अखबार में प्रकाशित हुआ था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पाखरो और मोरघट्टी क्षेत्रों में, रेंजों में कुछ अवैध निर्माण पाए गए, कुछ अवैध कटान हुआ है। तो स्वतः संज्ञान माननीय उच्च न्यायालय ने लिया इसका। उसके बाद एक कमेटी गठित करी, जो तत्कालीन पीसीसीएफ हॉफ थे राजीव भरतरी, उनकी अध्यक्षता में थी। उनको कहा गया था जाओ देखो और पता करो कि किसने क्या गड़बड़ी करी है। जब वो कमेटी के मुखिया और उसके सदस्य वहां देखने गए, उन्होंने पता किया कि किसने क्या गड़बड़ करी है। तो उसके कुछ समय बाद उस कमेटी के मुखिया का तबादला कर दिया गया। राजीव भरतरी को वन विभाग के विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया और किसी अन्य अधिकारी को उनके पद पर बैठा दिया।
और उसके बाद से जो है ये जनहित याचिका अनुपंथ सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा दाखिल करी गई, जिसमें एक गहन जांच की मांग की गई, क्योंकि जो अवैध कटान पाखरो और मोरघट्टी में हुआ था वो एक टाइगर सफारी बनाने के नाम पर हुआ था, एक न्यू टाइगर सफारी, जिसको कुछ अधिकारियों द्वारा कहा जा रहा था कि ये प्रधानमंत्री जी की ओर से उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जबकि इसकी कोई वित्तीय और प्रशासकीय स्वीकृतियां जो लॉ में है, हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, अन्य जो है रूल्स में है, उस हिसाब से नहीं ली गई थी। तो इस सब के बीच में जो है ये बात सामने आ गई, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जो है रिक्वेस्ट किया गया शासन द्वारा कि भाई एक सर्वे किया जाए, बताया जाए कि कितने पेड़ कटे, क्योंकि कोई आंकड़ा नहीं सामने आ रहा था। कोई कह रहा था 160, कोई कह रहा था 129। तो इस फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने एक गहन स्टडी कर जो अपनी रिपोर्ट दी, उसमें आया कि कटने की बात जो 100 और 200 के बीच में हो रही थी, वो 6000 से ऊपर पेड़ों का अवैध कटान हुआ है। ये भी बात सामने आई कि जो स्वीकृति थी टाइगर सफारी की, वो जो है टाइगर के बफर ही नहीं, वो कोर एरिया के आसपास से भी जा रही थी, उनके उन हैबिटेट के पास से जा रही थी जहां पर नहीं होनी चाहिए थी। तो बिना कोई सोचे समझे कुछ ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को किया जा रहा था। और जो कुछ जेनरेटर जो मिले उन साइट्स पे, वो जेनरेटर बाद में जो है कई जांचें हुई तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में आया कि भाई ये जनरेटर तो डून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जो तत्कालीन वन मंत्री जी का कॉलेज था, वहां पर वो जनरेटर जो है मिला। तो इस बात को भी खंडन जो है तत्कालीन वन मंत्री ने नहीं किया। तो आप सोचिए, इस पे जो है ये केस पाखरो में जो अवैध निर्माण हुआ, जो इस टाइगर सफारी से संबंधित ये चीज हुई, इसमें कई जांचें हुई। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी सुप्रीम कोर्ट की, उसने भी तत्कालीन वन मंत्री को दोषी पाया। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एक कमेटी ने गहन जांच करके ना केवल तत्कालीन वन मंत्री, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट में आया कि उत्तराखंड शासन के शीर्षतम अधिकारी, यानी तत्कालीन प्रमुख सचिव वन से लेकर जो भी अधिकारी वन मंत्री के साथ काम कर रहे थे, वो शासन के भी और वन विभाग के भी, जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थे, जो डायरेक्टर थे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के, जिनका प्रमोशन हो गया इस सब के बाद, जो डायरेक्टर थे तत्कालीन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के, उनको प्रमोट कर दिया गया। तो इन सब की भी कहीं ना कहीं मिली भगत सामने आई। तभी कल की जो छापेमारी जो आप अभी बता रहे थे, उसमें आपने अगर नोटिस किया हो तो, चलिए मंत्री जी के यहाँ से तो जो मिल रहा है, एक अधिकारी के घर से जो है नोट गिनने की मशीन जो है ईडी को मंगानी पड़ी कि भाई नोट गिने जाएं तब पता चले। तो ये प्रकरण कहीं ना कहीं ना केवल डिजास्ट्रस इको टूरिज्म के बारे में है, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे अगर आप सुनियोजित ढंग से विकास नहीं करेंगे, आप हर तरीके से आप इसको नहीं स्टडी करेंगे, तो लोग इसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। और हाईकोर्ट ने इस जनहित याचिका में 6 सितंबर 2023 को विस्तृत सुनवाई के बाद इसको सीबीआई को सौंपा। आप जिस विजिलेंस की छापेमारी की बात कर रहे थे, विजिलेंस की छापेमारी भी केवल अगस्त 2023 में हुई, जब 21 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, केवल हाईकोर्ट को दिखाने के लिए कि भाई राज्य सरकार के स्तर से ही इसको निपटा दिया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये टोटल फेलियर रहा राज्य सरकार का। मुख्य सचिव जी को माननीय उच्च न्यायालय ने 3 मौके दिए थे कि वो बताए कि इसके पीछे कौन दोषी है, शपथ पत्र में बताएं। और मुख्य सचिव महोदय जब रिपोर्ट उनके सामने थी, वो नाम नहीं लिख पाए तत्कालीन वन मंत्री का, वो नाम ही नहीं लिख पाए कि इनका नाम हम नहीं लिख सकते। तो जबकि कई रिपोर्ट में इनके पूरे रोल पर क्वेश्चन मार्क आ रहा था। तो ये पाखरो का पूरा एक संक्षिप्त में केस है कि यहाँ पर एक टाइगर सफारी, टाइगर बाड़ा और जो है कुछ टूरिस्ट रेस्ट हाउसेस के नाम पर अवैध कटान हुआ। 100 की जगह 6000 हो गया। और आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा घोटाला जो है टाइगर का जो सबसे सेंसिटिव हैबिटेट है वर्ल्ड में, वहां पर ये हुआ। बिल्कुल। और बाघ को बचाने की लाख कोशिशें की जा रही हैं और ये पूरा प्रयास जो है सरकार के द्वारा हो रहा है। भारत सरकार भी इसमें बहुत संजीदा है कि उसके रहन सहन में, वो जहाँ रहता है उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो। लेकिन नियम विरुद्ध जो ये कार्रवाई की गई है, जैसा कि नेगी जी बता रहे थे, क्योंकि इनको पूरे केस की स्टडी अच्छे से है। और लेकिन इस पर सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब प्रदेश सरकार में हरक सिंह रावत मंत्री थे, उस समय सरकार चुप क्यों थी, और जैसे ही पाला बदल के कांग्रेस में शामिल हुए तो घोटाले नजर आने लगे। सवाल यही है कि जब तक पार्टी में है कोई नेता, विधायक बीजेपी के भीतर, तब तक वो शुद्ध है, और बाहर निकलने के बाद क्या उसमें बहुत सारी कमियां आ जाती हैं। कमलेश रमन जी हैं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री,
मेरा प्रश्न आपसे ही है कमलेश जी कि जब तक बीजेपी में कोई रहता है तब तक क्या वो पाक साफ रहता है, और जैसे ही बीजेपी छोड़कर किसी और दल में जाता है तो विजिलेंस का और तमाम जो जांचें हैं, ईडी की जांचें सब उसके ऊपर लगा दी जाती हैं? मुझे लगता है कि गलत आरोप है ये कि जब तक कोई बीजेपी में रहता है वो पाक साफ रहता है। अभी आपके सामने ही हमारे न्यायिक अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने इस याचिका पर पूरा गहन मंथन किया और वहाँ पैरवी भी करी, उन्होंने सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बिल्कुल स्पष्ट कर दी हैं। जब ये प्रकरण सामने आया तो सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई ही नहीं करी बल्कि उनको हटाने का भी काम किया और बराबर उनके खिलाफ ये सब चल रहा था कि भाई आपको इस्तीफा देना है, वन मंत्री हैं। देखिए, चाहे कोई कितना भी बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, भाजपा सरकार का तो संकल्प ही यही है कि जो गलत करेगा, जो गलत तरीके से धन अर्जित करेगा, संपत्ति अर्जित करेगा, जाहिर सी बात है उसके पीछे शिकंजा चाहे ईडी का हो, चाहे विजिलेंस का हो, पुलिस का हो, तमाम जो शासन और प्रशासन अपनी कार्रवाई को करते हैं उसमें कहीं कहीं पर भी ऐसा तो नहीं दिखाई देता कि बीजेपी अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है और दूसरे लोगों को फंसाने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये मिथ्या ऐसा आरोप है कि अपने लोगों को बचाने की बात कर रही है। देखिए, उनका जो कार्यकाल रहा है वो तमाम, चाहे कांग्रेस में रहा हो, जब वो कांग्रेस में मंत्री थे तब का समय उनका उठा लीजिए, तब भी वो घोटाले में संलिप्त पाए गए थे, तब भी उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई थी, तभी भी उनको इस्तीफा देना पड़ा था अपने पद से। और जब वो भाजपा में, क्योंकि एक हैबिट, एक आदत सी बन गई है कि गलत तरीके से धन संपत्ति को अर्जित करना और ज्यादा गलत लोगों को बढ़ावा देना, तो उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, उसमें उनके लोग भी शामिल हैं, तमाम ये सारी चीजें हैं। तो जो मुझे लगता है कि ईडी या विजिलेंस जो काम कर रही है वो उनका अपना काम है और वो न्यायिक जो हमारी न्यायिक प्रणाली है वो उनका काम है, उसमें बीजेपी या अन्य सरकारें उसमें कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अगर गलत किया है उन्होंने, 169 पेड़ काटने की जो बात उन्होंने रखी थी 200 के बीच में, जैसे कि अभी हमारे भाई ने भी बताया, और 6000 पेड़ कट जाते हैं तो ये कितना बड़ा महाघोटाला होगा। 45,000 करोड़ का इस तरीके से इतना बड़ा अगर घोटाला करेंगे, 45 करोड़ का तो हिसाब ही नहीं मिल रहा है विभाग के अंदर कि वो हिसाब गया कहाँ, वो मैच ही नहीं कर रहा रजिस्ट्रों से, वो मैच ही नहीं कर रहा सरकारी खातों से कि वो पैसा गया कहाँ। चाहे वो श्रम विभाग के मंत्री रहे हो तब भी वही घोटाला किया, वन मंत्री हो, हर पद, कोई भी पद उनके पास ऐसा नहीं गया जिसमें वो आरोप लगाए बिना मंत्री पद को सफलतापूर्वक निभा पाए हों। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन अगर ये आरोप बीजेपी पर लगता है कि वो केवल जो है अपने लोगों को बचा रही है, तो आप ये देखिए कि उन्होंने जो बीजेपी के नेता के घर जो वहां पर भी छापेमारी करी है ईडी ने, तो वहां तो बीजेपी ने नहीं कहा कि उनको छोड़ दीजिए, उनको बचा लीजिए, उनको भी जेल जाना पड़ा। और अगर एक एक मशीन से काम नहीं चलता, नोट गिनने के लिए और दो मशीन लानी पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि उन अधिकारियों का, उन मंत्रियों का क्या हाल होगा भ्रष्टाचार में, घोटाले में। ताले वाला जब यहाँ से शहर से गया उनके लॉकर खोलने के लिए, क्या उनके पास चाबी नहीं थी? अगर ईमानदारी थी उनके पास तो वो चाबी देते, ये चाबी रखी है। लेकिन ईडी और विजिलेंस को बकायदा ताले वाले को बुलाना पड़ा और तब उनके अंदर के जो लॉकर होंगे शायद वो खोलने पड़े। पर देखिए, हमारा कोई पर्सनल किसी से कोई झगड़ा नहीं है, पर्सनल किसी से कोई द्वेष भावना नहीं है। हम किसी से भी जातिगत को लेकर के या जाति व्यक्तिगत विशेष के ऊपर कोई हमारा शोषण नहीं होता कि बीजेपी कोई शोषण करेगी। देखिए, दिल्ली से लेके यहाँ तक जो भ्रष्टाचार करेगा इस देश के अंदर, जो हमारी गरीबों की गाढ़ी कमाई को लूटने का काम करेगा, आपको विकास के लिए मंत्री बनाया, आप विकास कीजिए। आपको विभाग का काम करने के लिए मंत्री बनाया, आप वो काम कीजिए। आप गरीबों की टूल किट तक खा जाएंगे, आप गरीबों की साइकिलें तक खा जाएंगे, आप गरीबों की पेंशन तक खा जाएंगे। ये तमाम चीजें। शांति प्रसाद भट्ट जी, शांति प्रसाद भट्ट जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल बिल्कुल। शांति प्रसाद भट्ट जी, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे भाई अभिजय नेगी ने बताया, जो अधिवक्ता हैं, जो जनहित याचिकाकर्ता के पक्ष में इस केस की स्टडी भी की, उन्होंने केस को लड़ने का काम भी किया, पूरे डीप इन्फॉर्मेशन दी। लेकिन जब कार्रवाई हो रही है तो कांग्रेस के बड़े नेता जो हैं, भुवन कापड़ी, प्रीतम सिंह, तमाम बड़े नेता पहुंच जाते हैं, कहते हैं तो बस अत्याचार हो रहा है। जब तक कोई बीजेपी में रहे तब तक उसको लाइसेंस मिला रहता है, बीजेपी से निकले तो उसके ऊपर कार्रवाई। क्या किस प्रकार की राजनीति हो रही है? क्या राजनीति में शुचिता समाप्त होती जा रही है, या फिर राजनीति में कोई एक दल को छोड़ के दूसरे दल में जाता है तो पाक साफ हो जाता है, दूसरे दल से छोड़ के फिर वापस आता है, घर वापसी करता है तो फिर उसके अंदर ऊपर आरोप लगने लगते हैं? आपका एनालिसिस क्या कुछ कहता है? देखिए रोहित जी, आज की जो डिबेट का सार है, उत्तराखंड की जनता ये देखना चाहती है कि पाप के घड़ा कब फूटेगा
और कब कौन मंत्री जेल जाएगा। सवाल माननीय मंत्री जी के ऊपर ईडी का छापा पड़ना नहीं है, सवाल है इन 24 वर्षों में इस राज्य को कर्ज की गर्त में डुबाने वाले आखिर हैं कौन, अधिकारी या फिर नेता। विद्वान वकील नेगी जी जिस तरीके से बात रख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि जज ने स्वतः संज्ञान लिया, सरकार भाजपा की। देखने वाली बात यह है उस समय पर वन मंत्री से इस्तीफा क्यों नहीं लिया गया, और जब जांच अधिकारी जांच के लिए गए तो फिर वन प्रमुख को किसके आदेश से हटाया गया। सवाल के घेरे में सत्ता है। आपको बता दूं रोहित जी, ये खाली मामला एक नहीं है। ये हरक सिंह जी आर्थिक रूप से कितने गरीब हैं, ये झोपड़ी नुमा घर आपको दिख रहे हैं। भगवान न करे ऐसे गरीबी किसी मंत्री के पास उत्तराखंड में हो। हम देवभूमि के लोग हैं, हम पैसे को प्यार नहीं करते, हम गरीबी में जीने वाले लोग हैं। और हरक सिंह रावत जी का घर बता रहा है, ये बहुत ईमानदार है। आपको याद दिला दूं, थोड़ा पीछे जाइए, पहली सरकार कांग्रेस की बनी, पटवारी घोटाला हो गया। चरित्र किसी एक पार्टी का खराब नहीं है, यहां तो पूरी दाल काली है। पटवारी भर्ती घोटाले में डीएम लांबा सस्पेंड हो जाते हैं, मंत्री जी पाक साफ, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीजीपी दरोगा भर्ती घोटाला होता है तो डीजीपी सस्पेंड हो जाता है, बेचारा मंत्री नाना बहुत ईमानदार। ये पूरी दाल काली है। मेरा कहने का मतलब है 85,000 करोड़ के कर्ज में डूबने के बाद जिनके पास चाय पीने के पैसे नहीं होते थे, वो देहरादून से लेकर दिल्ली, बंबई, गोवा तक इतनी संपत्ति जोड़ चुके हैं कि इनका पेट नहीं भर रहा। अब आ जाइए मुद्दे पर। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, सवाल यह नहीं है कि इन्होंने भाजपा छोड़ी, ईडी का छापा पड़ा। सवाल यह है बेईमान हैं तो ये बाहर क्यों थे अभी तक। जिनके लिए जगह बनी है, 1 रुपए के घोटाले में आप जेल भेज दो गरीब को, और मंत्रियों पर कुछ नहीं। आखिर भारतीय जनता पार्टी जो सुशासन की बात करती है, इनके शासनकाल में जब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया तो राजनीतिक नैतिक चरित्र धामी जी आपका क्या था। आपको तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए था, जांच बैठा देनी चाहिए थी, हाई कोर्ट को तमाम तथ्य रख देने चाहिए थे, हाई कोर्ट अपना काम करता। याद है आपको, बवेजा जो है अभी जो बर्खास्त हुआ, आपको ध्यान होना चाहिए 8,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला है वो। और उत्तराखंड सरकार में भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट के खिलाफ गई कि ना ना ना, सीबीआई नहीं, हमारी एजेंसी जांच करेगी ईमानदारी से। इसका मतलब आपके मंत्री फंसे हुए हैं, आपके वो राजनीतिक दलाल फंस रहे हैं, अधिकारी जिनको भारत सरकार में सेवा करने की तनख्वाह मिलती है और वो नेताओं की सेवा कर रहे हैं, सत्ताओं की सेवा। मैं बात खत्म कर रहा हूं, उसका मैं बात खत्म कर रहा हूं। देखिए रोहित जी, सवाल ये नहीं है कि हरक सिंह की ईडी जांच हो गई, वो कल भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तब क्या होगा। ये जो भाजपा कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं उसके बाद फिर साफ सवाल यह है कि उत्तराखंड की छाती को जनप्रतिनिधि बनकर जिस तरीके से चीरा जा रहा है, तार तार किया जा रहा है, आप प्रेमचंद अग्रवाल पर ईडी क्यों नहीं, गोविंद सिंह कुंजवाल पर ईडी क्यों नहीं। चलिए मैं भट्ट जी ब्रेक लेता हूं। क्वेश्चन आवर में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा यूं ही जारी रहेगी। पूरा टाइम डिबेट का भट्ट जी। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से देवभूमि उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में पर्यटन, उद्योग और अन्य व्यापारिक गतिविधियों में तीव्र गति से विकास होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून से दिल्ली तक चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। साथ ही उत्तराखंड के सभी रेल नेटवर्कों का विद्युतीकरण का कार्य 100% पूरा हो गया है। प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लगभग 16,000 करोड़ की लागत वाली ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना से हर्रावाला रेलवे स्टेशन का 30 करोड़ रुपए, रुड़की रेलवे स्टेशन का 29 करोड़ रुपए और लाल कुआं रेलवे स्टेशन का 23 करोड़ रुपए से कायाकल्प किया जा रहा है। कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों को जोड़ने वाली टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री रेल लाइन के सर्वे पर भी सहमति दी जा चुकी है। रेलवे ने बजट 2023-24 में उत्तराखंड को 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इसमें हरिद्वार और देहरादून रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस करते हुए इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर रूफटॉप का निर्माण किया जाएगा। मजबूत रेल नेटवर्क बन रहा है प्रगति और आधुनिकता का प्रमाण। डबल इंजन सरकार कर रही है सशक्त उत्तराखंड का निर्माण। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। गंगा सी पवित्रता उत्तराखंड के कण कण में है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद क्वेश्चन आवर में आपका स्वागत है और सवाल यही है कि जिस तरह से डॉक्टर हरक सिंह रावत के ऊपर कार्रवाई हुई है ईडी की और तमाम जो साक्ष्य प्रस्तुत हुए हैं, तमाम जो ये प्रमाण जो है दिखाई दे रहे हैं, ये सिद्ध हो चुका है। कोर्ट ने भी बहुत सारी चीज़ें गिनाई हैं, बहुत सारे एलिगेशंस लग भी रहे हैं, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है अपने नेता का बचाव करती हुई दिखाई दे रही है। सवाल यही है कि राजनीति में शुचिता कहाँ तक बची है, ईमानदारी कहाँ तक बची है। जब तक आप सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं तब तक सही रहते हैं, जब आप विपक्ष में चले जाते हैं तो आपके खिलाफ जांचें खुल जाती हैं। सरकार सब कुछ जानते हुए भी कार्रवाई क्यों नहीं करती जब उसके मंत्री विधायक इस प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्त होते हैं। कांग्रेस के नेता आशीष सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका। आशीष सैनी जी से संपर्क टूट गया है। अब मैं आऊंगा डॉक्टर DK पॉल साहब, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। DK पॉल साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी जी बताइए। DK पाल साहब, सवाल यही है कि राजनीति में क्या शुचिता खत्म हो गई है? किस प्रकार की राजनीति हो रही है? जब तक आप सत्ता पक्ष में रहते हैं तब तक सब कुछ माफ रहता है, और जब सरकार में भी रहते हैं तो सरकारें भी बहुत सारी चीजें नजरअंदाज कर देती हैं। उत्तराखंड की राजनीति में तो इससे पहले बहुत सारे स्टिंग ऑपरेशन, तमाम चीजें हमने देख ली कि किस प्रकार से लोग अपना वक्तव्य देते हैं, बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करने की बात करते हैं, लेकिन जब दल छोड़ देते हैं तो उसके बाद फिर दलदल में फंसा दिए जाते हैं। आपके दलदल में खुद ही फंसने लगते हैं जो आपने कुकृत्य किए हैं। आपका पॉलिटिकल स्टैंड क्या है सर? देखिए सर विक्रम जी, देश की स्थिति आपको मालूम है। बात उत्तराखंड पे ही रहेंगे, उत्तराखंड से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम देश के आधी आबादी की बात करें जिस पर विपक्ष की सरकारें हैं, आधे आधे राज्य हैं, 30 राज्य हैं तो 14-15 राज्य भाजपा के हैं और 14-15 राज्य विपक्ष के हैं। आप ये देखिए कि क्या शुचिता पर सवाल केवल उन 50% राज्यों पर ही होने चाहिए, या जो
आरोप उत्तराखंड के अंदर लग रहे हैं, क्या हरक सिंह रावत जी पहले मंत्री हैं? आप त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को भूल जाते हैं, 1.5 घोटाला जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन पर हाईकोर्ट में कोई अधिवक्ता उनकी तरफ से लड़ने को तैयार नहीं होगा। हाँ, हरक सिंह की बात आएगी तो जरूर अधिवक्ता भी यहाँ बैठ करके उनके बारे में पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पे देंगे, जबकि हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं उनकी बात पर आज कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि सरकार वो विपक्ष में है। बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर कितने सारे राष्ट्रीय राजमार्ग घोटाला, ढेंचा बीज घोटाला, पटवारी घोटाला, होमगार्ड घोटाला, 15 से 16 घोटाले तो ऐसे हैं जो सरकार में रहने वाली सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने किए हैं। उन पर ईडी क्या करेगी? पाक साहब देगी उनको? हाईकोर्ट क्या उनको पाक साहब चिट्ठी दे देगा कि भेज देगा? उन पर कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, केवल और केवल विपक्ष के गले को पकड़ना है, और चाहे वो चोर है या नहीं है, बात ये नहीं है। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है इस देश के अंदर, इस देश को बर्बादी की ओर ले जाने वाला है। आपको अगर कार्रवाई करनी है आप करिए, आप सत्ता में हैं भाई, कौन मना कर रहा है? चलाइए आप अपनी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। शायद कांग्रेस ने भी 1-2% चलाई होगी, आप 98% चला रहे, चलाइए। लेकिन सुचिता की बात करें, ईमानदारी की बात करें, आप अपने हर व्यक्ति पर बराबर समानता की बात करें कार्रवाई करने की, तो भारतीय जनता पार्टी के तो हर जगह पर होल है, हर जगह पर झूठ साबित हो जाएगी, हर जगह पर वो हो जाएगी। उनके प्रवक्ता बैठ के भले ही सफाई देते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार का आचरण देश में कर दिया भाई, 14 राज्यों के मुख्यमंत्री जंतर मंतर पर विक्रम जी क्यों बैठे हैं? जरा पूछ लीजिए आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, बिल्कुल जवाब मिलेगा। उनको क्या प्रॉब्लम है? उनका पैसा जो बजट होता है गरीबों पे लगाने का, किसी राज्य का 20%, किसी राज्य का 15%, किसी राज्य का 40%, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दबा कर बैठी हुई है, जबकि वो हर राज्य से कई कई लाख करोड़ रुपया टैक्स के रूप में वसूलते हैं, और उसका 5%, 10% यानी 300, 400, 500, 700 या 1000 करोड़ केवल उनको देना होता है, और वो भी लेकर के बैठे हुए। इसको ईमानदार सरकार कहेंगे आप? इसको कहेंगे कि ये विपक्ष पर कार्रवाई ही केवल क्यों कर रही है, अपने लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं क्यों हटाया इन्होंने पिछली सरकार में निशंक जी को? कितने करोड़ का घोटाला है उनके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के लोग आके बोल क्यों नहीं रहे? हम बोले पाल साहब, तो हमारे घर ईडी। आशीष सैनी जी फोन लाइन पर जुड़े हैं, कांग्रेस नेता हैं। सैनी जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। आशीष सैनी जी, क्या कुछ कहना है? सत्ता पक्ष में जब कोई रहता है नेता मंत्री, तब तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन विपक्ष में आ जाता है तो उससे खराब कोई नहीं होता, ये ऐसा आपके नेता लोग कह रहे हैं। और क्या ऐसा भी होता है कि किसी की दुखती नस हाथ में हो सरकार के पास तो वो दबाता जाए कि और दबा देंगे, नहीं तो हमारे पाले में आ जाओ, ऐसा भी आपको लगता है होता है क्या बीजेपी सरकार में? क्योंकि ऐसे आरोप आप विपक्ष ही लगाता है। बिल्कुल निश्चित रूप से। पहले तो मैं 2 बात कह के अपनी बात शुरू करूंगा। नंबर 1, मैं हमेशा बोलता हूं कि आरएसएस यानी बीजेपी 2 मुखौटों की पार्टी है, और दूसरा, झूठ बोलने में इनका विश्व में कोई रिकॉर्ड नहीं है, और जिस बेशर्मी और थेथराई से ये झूठ बोलते हैं, वास्तव में झूठ भी शर्मा जाता है। मैं आश्चर्य व्यक्त करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के हैं, और जो हमारी प्रवक्ता बड़ी बहन जो अभी हमारे यहाँ से भी बीजेपी में गई है आम आदमी पार्टी में होते हुए, तो इनको बीजेपी ने भेजा है आज प्रवक्ता बनाकर। और मैं इनसे अगर एक प्रश्न पूछ लूंगा तो इनके पास जवाब नहीं है। वो प्रश्न ये है कि उत्तराखंड राज्य में खनन के पूरे उत्तराखंड राज्य का खनन का ठेका 373 करोड़ रुपए में गुजरात की कंपनी को कैसे मिल गया? इस न्यूज को दबाने के लिए ही हरक सिंह जी के यहाँ ईडी के छापे डाले गए हैं, वरना हरक सिंह जी से पहले भी यही थे, इसके बाद भी यही थे, हमेशा यही रहे। लेकिन इनको आज अचानक इसलिए याद आया है क्योंकि 373 करोड़ रुपए के लगभग में पूरे उत्तराखंड का खनन का ठेका एक गुजरात की कंपनी को दे दिया गया है। अब कमलेश जी के हिस्से में कुछ आया है नहीं आया ये बात की बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो जीरो टॉलरेंस का जो नौटंकी है, एक आदमी जीरो टॉलरेंस, यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री और डबल इंजन और ये सबका साथ सबका विकास ऐसी बकवास करते हैं बैठकर सार्वजनिक जगहों पर बैठकर, इन्हें शर्म महसूस होनी चाहिए कि घोटाला ये खुद करते हैं, बेईमान ये खुद है, चरित्रहीन ये खुद है।
इनके विधायक की बेटी के साथ छेड़खानी हुई और एक शब्द मुंह से नहीं निकला पूर्व विधायक के। और आज ये हरक सिंह जी की बात को लेकर इतना बड़ा तूल दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस का हर व्यक्ति जो भी चाहेगा, आपकी सरकार में यदि कोई इस पर आरोप लगता है तो हम हर तरह की अग्नि परीक्षा देने को तैयार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे आरोप केवल चुनाव के वक्त ही दिखाई देते हैं। आज देखिए छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा आरोप इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री पर लगाया था, लेकिन आज क्योंकि सरकार बदल गई तो आज वो सारी फाइलें इकट्ठी करके बंद कर दी गई है। अब वो अगले चुनाव में खोली जाएंगी। इसका मतलब ईडी, सीबीआई, आईटी और जितने ऐसे विभाग हैं ये भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बनकर रह गए हैं और आज इन पर देश की जनता का भरोसा समाप्त हो चुका है। मैं कह रहा हूँ कम तो छोड़ दीजिए, मैं ओपन फोरम पे कह रहा हूँ कि समाप्त हो गया है, बिल्कुल कोई भरोसा नहीं है इन पे। और दूसरा जो मुखौटा इनका दिखाता है चेहरा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ है, जीरो टॉलरेंस शब्द बीजेपी के लोग लेके आए। जीरो टॉलरेंस का मतलब है कि आप कितने भी आरोप लगा लो, कितने भी सबूत ले आओ, हम कोई कार्रवाई अपने अपराधियों पर नहीं करेंगे। चलिए सनी जी, ये इनकी सच्चाई है। जी सनी जी, आप बने रहिए फोन लाइन पर। सुभाष झा जी, आप किस तरीके से पूरे मसले को देखते हैं? हालांकि जो जांच चल रही है वो तो चल ही रही है, लेकिन अगर हम राजनीतिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है आपको कि किस प्रकार की राजनीति हो रही है आज देश में और किस प्रकार की राजनीति हो रही है उत्तराखंड में? आरोप दर आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के तमाम परतें खुल के आ रही हैं, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। देखिए, पहली बात ये कि भारतीय राजनीति टोटली राजनीतिक दल नहीं, गिरोह की राजनीति हो गई है। जो हमारे गिरोह में होंगे, हमारे दल में होंगे, वो ठीक हैं। पहले होता था गिरोह, दस्युओं में गिरोह होता था, अपराधियों में होता था कि हमारा वाला जो चाकू मारेगा वो ठीक है, दूसरे वाला मार दिया वो खराब है। राजनीति में भी यही हो गई है। अभी आपने इनका भाजपा प्रवक्ता का बयान आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि इससे पहले भी हरक सिंह रावत घोटाले करते रहे, ये इनका बयान है। उसके बाद भाजपा में आ गए। अब सोचिए कि उस समय वो सारी घोटाले अगर उन्होंने किए तो उसका जांच क्या भाजपा ने करवाया? भाजपा ने उसकी जांच नहीं करी। अंत तक भाजपा उनको बचाती रही। उसके बाद भी जब हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, उसके बाद भी ये सितंबर का डिसीजन है और अभी आप फरवरी में हैं और कार्रवाई अब हो रही है, तब जबकि इलेक्शन अब 2 महीने के मुहाने पर है। तो सवाल आप पर उठने लाजमी है। अब थोड़ा मैं तंज कस लूं अपनी बहन पे। इनके यहाँ भाजपा जो है सेवा करने वाली पार्टी है, भाजपा सेवा में विश्वास करती है। तब जिनको लगता है कि विपक्ष पार्टी में वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं, उनको बुलाती है कि भाई साहब आप सेवा कर पा रहे हो, तो वो कहती है नहीं हम तो सेवा नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, तो आप इधर आ जाओ, यहाँ हम आपको पूरी सेवा करने का मौका देंगे। फिर वो कांग्रेस पार्टी से लाती है और उनको यहाँ पूरी सेवा करने देती है। अब यहाँ सेवा अगर वो रह करके किसी कारण से नहीं कर पाए, उन्हें लगा कि हम सेवा ठीक से नहीं कर पाए, तो फिर उनको जो है ईमानदार बनाने के लिए ईडी सीबीआई, चूंकि ईमानदार बनाने का फैक्ट्री तो भाजपा के पास है और यहाँ जो लोग कांग्रेस से आते हैं वो ईमानदार हो जाते हैं। अभी एक उदाहरण, 2-3 उदाहरण मैं दूंगा, बात को फिर मैं अपने मुद्दे पर आ जाऊंगा और इसी मुद्दे से संबंधित उदाहरण है। व्यापम घोटाला इतना बड़ा हुआ था मध्य प्रदेश में, कहीं आपने सुना कभी? आज तक उसकी कहीं हवा आती है? नहीं आती है। ये इनके प्रदेश की बात है। नरेंद्र मोदी इनके जो सबसे बड़े आइकॉन है भाजपा के, शाम को डिबेट में, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है भाजपा के पास? शाम को पब्लिक के बीच में मीटिंग में बोलते हैं कि अजीत पवार जो है 70,000 करोड़ के घोटालेबाज है, और सुबह इनकी पार्टी में ज्वाइन करते हैं, सारी बातें खत्म हो जाती हैं। नारायण राणा खत्म हो जाती हैं बातें। शारदा घोटाले की इनके पश्चिम बंगाल के सारे नेता लोग वो इनके भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं, जांचें खत्म हो जाती हैं। अब जब ऐसा होता है तब आप पे सवाल उठना लाजमी है। मैं ये नहीं कहता कि हरक सिंह रावत दूध के दूल्हे हुए हैं। हरक सिंह रावत आज से नहीं, उनका शुरुआती चरित्र रहा है पूरी उत्तराखंड की राजनीति में। उनका करियर कभी बेदाग नहीं रहा। उन पर 100 सवाल उठते रहे, उनके चारित्रिक सवाल भी उनको लेकर के उठते रहे हैं और उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी उन पर लगते रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कांग्रेस बचाती है, ये भाजपा बचाती है, तो फिर ये जो घालमेल है, ये घालमेल सिर्फ इतना क्या है कि हरक सिंह रावत अगर इसमें होते तो ठीक होते। दूसरी बात, जो ये तो मान लीजिए नेता हैं, ये दल बदलते रहते हैं, लेकिन भारत सरकार के जो नौकर हैं, राज्य सरकार के जो नौकर हैं, उनकी वफादारी किसके प्रति है? इस राज्य के प्रति है, इस सरकार के प्रति है। अब उस परिस्थिति में अगर ये सारे आईएफएस, कितने आईएफएस को सस्पेंड किया गया, कितने को बर्खास्त किया गया, क्यों नहीं किया गया? हाईकोर्ट भी इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेती? क्यों हरक सिंह रावत? इसके बीच में जो चीफ सेक्रेटरी थे, जो मुख्य वन संरक्षक थे, जो वहां के डीएफओ थे, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर थे, आखिर वो क्या कर रहे थे? ये रेंज वाले जितने अधिकारी थे, छोटे छोटे रेंज अफसर, आखिर ये क्या कर रहे थे? इनको बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? मैं तो कहूंगा, हमारे वकील भाई यहाँ बैठे हुए हैं,
मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि उत्तराखंड का बहुत बड़ा उपकार होगा आपका उत्तराखंड के ऊपर। आप PIL इस पे भी डालिए कि ये सारे अधिकारियों को जेल में होना चाहिए। और इन्होंने सिर्फ यहाँ वन नहीं कटे हैं, आप इसको ऐसे मत समझिए, उत्तराखंड के पर्यावरण का इन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया है। कहाँ 100 पेड़, कहाँ 69 पेड़ और कहाँ 6000 पेड़, आप समझ रहे हैं? जहाँ एक पेड़ को पेड़ बनने में, एक पौधे को पेड़ बनने में 25 वर्ष लग जाते हैं, इन्होंने 6000 पेड़ काटे हैं, यानी 6000 गुना 25 वर्ष। इतना बड़ा नुकसान किया है, ये इतने बड़े अपराधी हैं ये सारे लोग, इसलिए इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ईडी ने कार्रवाई किया है, ठीक कार्रवाई किया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये टाइमिंग जो है वो टाइमिंग भाजपा के हिसाब से किया है, सवाल यहाँ है, और इसलिए भाजपा पर यह सवाल उठना लाजमी है। निखिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। निखिल जी, जैसा कि ये कार्रवाई में निकल के आया, ये बताया गया कि नोट गिनने की मशीनें मंगाई गई, ये पता चला कि जो जनरेटर लगे हुए थे उस समय पेड़ के कटान के दौरान वही जनरेटर जो विद्यालय है उनका वहाँ प्राप्त किए गए। तो ये सारी सूचनाएं कैसे मिली, कैसे ये जानकारी हासिल हुई? जी, आपके प्रश्न का भी जवाब देते हुए, और जो अन्य पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, कुछ तथ्य सबके सामने होने चाहिए। संभव है कि सबको नहीं पता हो, इसलिए मैं उनको आप सबसे शेयर करता हूं। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है सब एक अलग अलग पाले में बात कर रहे हैं। आप विश्वास करिए इस बात का, राज्य सरकार ने इस CBI जांच के ऑर्डर का पुरजोर विरोध किया हाईकोर्ट में। वो इसके विरोध में थी, महाधिवक्ता खड़े होते थे जो सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं, और हर स्तर पर उन्होंने कहा हमारी विजिलेंस जांच चल रही है, आप CBI को ना लाएं। यही बात तो हमने भी कही आपसे। और जैसा उन्होंने हॉर्टिकल्चर वाले घोटाले में किया, वैसा ही उन्होंने यहाँ किया, बस इतनी हिम्मत नहीं कर पाए कि इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जा ले। उसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की खुद की रिपोर्ट थी, जो तत्कालीन वन मंत्री समेत इन शीर्ष अधिकारियों के विरोध में बात कह रही थी। तो आप ये नहीं समझें कि राज्य सरकार खुश थी इस आदेश से। राज्य सरकार बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि एक वक्ता जो है एक पार्टी के, उन्होंने कहा कि ये और मुद्दों पर क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकली कोई स्टेटमेंट जो है इस याचिका के माध्यम से, ऑफ कोर्स उनकी टाइमिंग को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आप करिए भी, आपका अधिकार है। पर जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं इन वनों की, उनको आप उस कटघरे में खड़ा कर दें कि आप इनके लिए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। आपको एडवाइस है कि आप उठिए और जनहित याचिकाएं करिए। देखिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ऐसे ऑर्डर को लाने के लिए। तो एक चीज तो यह है कि राज्य सरकार ने इसका बहुत अपोजिशन किया। वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए वकील भी लाए, जिन्होंने पैरवी करी कि नहीं, CBI को आप मत दीजिए। दूसरा जो आपने मुद्दा उठाया, क्वेश्चन पूछा कि ये आए कहां से, कि ये जनरेटर के कैसे मिला, वहां कैसे पता चला। देखिए, इस प्रकरण पर 7-8 जांचें हुई हैं। पहली जांच जो हुई MOEF के स्तर से हुई, उसके बाद वो कमेटी बनाई स्वतः संज्ञान लेकर माननीय उच्च न्यायालय ने, उसके बाद DG फॉरेस्ट ने जांच करी, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने जांच करी, राज्य सरकार की विजिलेंस जांच हुई, वन विभाग की खुद की जांच हुई, 6 महीने ऐसी ही गिन ली, और उसके बाद जो है ये CBI को रेफर किया हाईकोर्ट ने। तो हाईकोर्ट ने CBI को इसको इसीलिए रेफर किया क्योंकि मनी ट्रेल कहां से कहां मिल रही है, ये सिद्ध करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओनस इसलिए भी आ गया था क्योंकि बीच में एक जांच और हुई जो मेरे से छूट गई। ऑडिटर जनरल ने इस बात का पूरा की जांच करी कि जब फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन था ही नहीं, तो ये प्रोजेक्ट चल कैसे रहा था, कौन इसके लिए फंडिंग ला रहा था। तो पता चला पूरे के पूरे करोड़ों रुपए के फंड ऐसे ही बिना स्वीकृतियों के रिलीज हो रहे थे। तो वो कहां से रिलीज हो रहे थे, उससे क्या क्रय विक्रय हो रहा था, ये ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सामने आया। उसमें सामने आया कि ये ऐसे जनरेटर हैं जो वहां पर हैं, और आज वर्तमान में ऑडिटर जनरल ने यह पकड़ा कि वो कहां पर यूज हो रहे हैं। और एक और बात, देखिए, नेचुरली एक पॉलिटिकल फिगर सबसे ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट करता है, सब लोग उसी की बात कर रहे हैं, वो बात ठीक भी है। लेकिन एक पल को सारे पैनलिस्ट इस बात पर भी विचार करें कि जो अधिकारी इसमें इतने नोटों के साथ पकड़े जा रहे हैं, क्या उनको केवल एक ही पार्टी की शय थी? क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एक ही पार्टी की शय में ये हुआ? आप इस बात पर विचार करिए, ये सारा प्रकरण पूर्ववर्ती सरकार का है, वो तो बाद में ही गए हैं। तो इस बात पर तो विपक्ष को भी उठाना चाहिए कि भाई पूर्ववर्ती सरकार में किस तरीके से ये चीजें हो रही थी। तो आप व्यक्तियों का बचाव में आ जाते हैं तो फिर मुद्दा ही चला जाता है। कैसे नौकरशाह इतने अमाउंट इकट्ठा करके बैठे हैं, रेंजों के नाम पर ऐसे लिफाफे मिल रहे हैं लोगों के घरों से, और नोटों को गिनने की मशीन अधिकारियों के लिए मंगाई जा रही है। आप इस बात पर सब लोग पॉज लेकर थोड़ा सा सोचें कि कितनी गंभीर स्थिति है ये, और उस पर आप इसको केवल पॉलिटिकल बना देते हैं। आप एक और चीज पर विचार करें कि जो अधिकारी
ऐसा कर रहे थे, क्या वो राजनीतिक शय के बिना हो सकते हैं? तो अधिकारियों पर जो मेरे साथी ने भी कहा कि इन पर भी कार्रवाई की बात होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने एक टेबल बनाकर 32 लोगों का टेबल, मतलब कई लोगों का एक टेबल बनाकर माननीय उच्च न्यायालय को दिया। माननीय उच्च न्यायालय को कहा कि इन पर जो है इन सब की संलिप्तता है। तो कोर्ट ने इसलिए अपना ओपिनियन नहीं व्यक्त किया, वरना फिर जांच प्रभावित हो जाती है। कोर्ट ने कहा सीबीआई अनइन्फ्लुएंस्ड इन्वेस्टिगेशन करे, और ये सब जांच के दायरे में, तभी तो इनके यहाँ भी ये सब चीजें हो रही हैं। पर यह बात बिल्कुल है कि जब शासन को ये करना चाहिए था एक्शन, इन्होंने नहीं किया। जो एक अधिकारी इनको पकड़ने निकला था हाईकोर्ट के ऑर्डर पे, राजीव भरतरी, उसको इन्होंने हटा दिया, उसको चार्जशीट कर दिया। मतलब जो इनको पकड़ने निकला था, इन्हीं तत्कालीन वन मंत्री ने, इन्हीं तत्कालीन वन मंत्री ने और इसी सरकार ने उनको हटा दिया, और वो लड़ता रहा, उच्चतम न्यायालय तक गया, हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया इसको चार्ज दो। तो पता नहीं आप में से कुछ लोगों को याद हो, उसकी चाबी गुमा दी। 4 तारीख को 10 बजे जाकर चार्ज लो कहा गया था उसको, और उसकी चाबी जो है दिन के 3 बजे तक नहीं मिली। मतलब आप सोचिए, इस राज्य में नौकरशाह उल्टा है, यहाँ पे नौकरशाह पूरी तरह हावी है हमारे राजनीतिक दलों पे, वो कुछ भी करवा सकती है किसी भी पार्टी से, नौकरशाह है। तो इन बिंदुओं पर भी चर्चा होनी चाहिए कि किसी अधिकारी, इस पर तो सब लोगों को सहमत होना चाहिए कि अधिकारियों के घर से ऐसे नोट मिल रहे हैं, तो किसकी शय पे मिल रहे हैं? बिल्कुल। अब भी फाइनल कमेंट का समय हो गया है, क्योंकि नहीं, मैं बातों का जवाब दूंगी प्लीज। सब लोगों ने आरोप तो बहुत अच्छे से लगाए, तो मुझे जवाब देने दीजिए। आप अपने फाइनल कमेंट में सबके आरोपों का जवाब देखिए डीकेपाल जी, आपकी बात जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं है, लेकिन आपको एक चीज जरूर दिखाना चाहूंगी। अगर एंकर साहब हमारी मेरी बात सुनिए, ये देखिए आप सुनिए डीकेपाल जी, अब आप चुप रहिए, थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा होगा। आप उम्र दराज है, थोड़ा शर्म कीजिए थोड़ा सा। आप लोग पागल बिल्लों की तरह आरोप लगाते हैं सरकार पे। ये है ना आपके मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी, क्या कह रहे हैं? सुनिए पहले आप, इसलिए मैं कह रहा हूँ सुनिए आप 2 मिनट, आप धमका रहे हैं, आप सुनिए तो सही, आप सुनिए, आप ही के फायदे की बात है, आप ही के फायदे की बात है। एंकर साहब अगर रोक दें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आरोप लगाना, सरकार पे आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है। अगर सरकार इन पागल बिल्लों को पकड़ के जेल में डाल रही है तो बड़ी तकलीफ हो रही है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी क्या कह रहे हैं, आपकी सरकार तो यहीं पे फेल हो जाती है। कह रहे हैं जब आपके समय में, धामी जी के समय में ये केस हुआ, तो धामी जी ने क्या किया उस समय पर? कितने अधिकारियों को सस्पेंड किया? आज रोके तो मैं आपको क्या बताना, कोई जवाब नहीं है। कमलेश जी ऐसे ही बैंगन की तरह हर थाली में बदलते जा रहे हैं। आपको क्या पता भारतीय जनता पार्टी की नीति का, किस प्रकार की चोरबगारी करती है वो? आपका तो दीन मानी कुछ नहीं है। जनता ने आप कब कहाँ होते कुछ पता ही नहीं होता, तो आपको क्या पता भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है? भारतीय जनता पार्टी इस राज्य के अंदर अधिकारियों को सह देती है, बढ़ावा देती है राज्य को लूटने के लिए। यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं, हजारों बच्चों के जो है भविष्य दांव में लग जाता है। सुभाष जी, मेरा प्रश्न यही है, ये फाइनल कमेंट के तौर पे मैं लूंगा। देखिए बिल्कुल मेरा प्रश्न यही है, जैसा कि नेगी जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की कि सब लोग राजनेता की बात सीधे अरविंद केजरीवाल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ से ये आरोप लगे, सरकार में जब तक रहे तो सरकार भी बचाव करती रही, लेकिन सरकार से छोड़कर जब चले गए तब अब उनके ऊपर लिफाफा खोला जा रहा है। टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिन अधिकारियों के यहाँ से नोटों के ये बंडल निकल रहे हैं, बाकायदा नाम कि ये फला रेंज चाहिए तो इतना इतना पैसा लगेगा, इसका लिफाफा रिकॉर्ड में दीवार के पीछे, इसका लिफाफा दीवार के पीछे, ये सिर्फ एक पार्टी के शासनकाल में तो हो नहीं सकता। या कोयले की इसमें क्या बोलते हैं, खान में के सबके हाथ काले हैं, कोई पाक साफ है? भाई उन्होंने आरोप लगाया कि खनन की बात हुई, खनन तो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे कर रहे थे हरिद्वार में। अगर खनन की बात करते हैं तो जवाब इस चीज का भी तो दें। आरोप लगाना आसान होता है, लेकिन किसी चीज को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल। सब लोग मिलकर केवल आरोप लगाएंगे सरकार पे, अगर वो अच्छा काम कर रही है, अगर वो जेल में डालने का काम कर रही है तो क्या प्रदेश लूटने का अड्डा ही बन गया? जैसा प्रश्न है कि लूटने का अड्डा बन गया है। बड़ी सीधी बात है कि भारतीय राजनीति की पूरी दाल काली हो चुकी है। 1-2% हैं लोग ऐसे हैं, नितिन गडकरी इनके हैं, एक अच्छे नेता हैं, मैं उनको मानता हूँ। अरे अगर बीजेपी कोई घोटाला करती है तो जेल डालिए ना, किसने रोका है आपको? ठीक है, आप करो ना मुख्यमंत्री को जेल में, आप डालो, आप भी मत रोको, आप डाले ना। जब आपको जनता ने चुनाई नहीं तो आप करेंगे कैसे? आपको जनता ने चुनाई नहीं, रिएक्शन होगा देश में जिस प्रकार की राजनीति। अब सवाल ये नहीं, मेरे को भी तो जवाब देने दीजिए, क्योंकि आरोप सब लगाएंगे और मैं जवाब नहीं दूंगी सत्ता पक्ष में रह के। पहले भी कहा, मुझे भी तो जवाब देना पड़ेगा ना इनको। मैंने पहले भी कहा सत्ता में रही हो, ये पहले भी कहा कि कांग्रेस में जब हरक सिंह रावत थे, हमारी बहन ने कहा कि इन्होंने ये घोटाले किए, भाजपा में आ गए।
भाजपा ने जांच करवाया? नहीं करवाया। अब अभी भाजपा क्यों से नहीं निकल कराई? गए, अगर भाजपा ने अब जांच न भाजपा से कराई निकल होती, गए, अभी अगर इनका भाजपा ने बयान जांच चला न दीजिए, कराई इनका होती बयान चला तो वो दीजिए, इस्तीफा समझ दे आ दे जाएगा। वन मंत्री ठीक है से। ना? उन्होंने अब जब इस्तीफा दिया भाजपा वन से चले मंत्री गए से, तो जांच हो उनका रहा है। इस्तीफा लिया सरकार सवाल ने। ये है, कैसी सवाल बातें ये आप है करते कि ये हैं? जो आपको घालमेल यही है, नहीं पता कि वन ये मंत्री का इस्तीफा लिया, श्रम मंत्री का यहाँ इस्तीफा के लिया। पदाधिकारियों को बर्खास्त करना, उन पर कार्रवाई करना इसलिए जरूरी है कि ये समझें कि ये नेताओं के नौकर नहीं है, अधिकारी भी ये जेल में पार्टियों गए, के नौकर अधिकारी नहीं भी है, जेल में ये गए, राज्य सरकार के अधिकारी भी नौकर जेल नहीं, में ये गए। भारत थोड़ा सा सरकार के आप देख नौकर है। और लीजिए, अधिकारी भी जेल में और गए। जब तक इनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा कड़ा से शांति कड़ा, प्रसाद तब तक भट्ट जी, ये बातें बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, जवाब ये है, बिल्कुल, ये मैसेज आपकी आना बात जरूरी है, से- चाहे आपकी भाजपा बात के से कार्य पूरी हो, तरह में आए, चाहे कांग्रेस आपकी के बात कार्य से पूरी तरह से लाइसेंस सहमत हूं अधिकारियों को कि दे दिया, वाकई जो अधिकारी अधिकारियों को घोटाला करते हैं बेलगाम उनको छोड़ जेल में दिया जाना कि चाहिए, जो लूटो, मंत्री करते हैं उनको खाओ, जेल में जाना हमारा चाहिए। हिस्सा अगर हमको, भाजपा हमारे घोटाला पास लाओ। करती तो जेल में डालिए, भट्ट जी, किसने रोका है कमलेश आपको? जी। आप करिए ना जेल में। 24 सालों की प्रैक्टिस ये बताती है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य को नोच रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि जो बात निकल कर आ रही है कि विपक्षियों पे कार्रवाई हो रही है, इसका मतलब जो पक्ष में बैठे हैं वो भी लूट में शामिल है। देखना जनता को है कि यदि विधायक 20 करोड़ खर्च करता विधायक बनेगा तो फिर वो सत्ता में बैठे ऐसे ही मुक्त बचाएगा। इस बात को जनता को समझना चाहिए कि यदि विधायक बनने के लिए करोड़ों खर्च हो रहे हैं तो वो आप ही के बच्चों के भविष्य को बर्बाद, उनको बोलने दीजिए ना, राज्य को आप समय नहीं देते हैं अगर साहब, बिल्कुल आप समय नहीं देते हैं, गलत बात है। अगर सत्ता पक्ष को आप जवाब देने का मौका ही नहीं देंगे तो आरोप लगा के चले जाएंगे कोई भी यहाँ पे। कुल मिलाकर उनकी बात को सुन लीजिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने सबकी बातें ठीक है, सुनी, ठीक है। आपने इसके मुझे बाद मौका नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, आपने मौका नहीं दिया मुझे। इसके बाद मैंने आपके सबकी बात बातें सुनी, सारे लोगों की बातें सुनी, शुरू करी है। ठीक है, ठीक है। कि आपके विपक्ष बाद- के ऊपर कार्रवाई और अपने बेईमानों को संरक्षण देना ये बताता है कि वर्तमान लोकतंत्र आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं, इस वजह चला से गया। जो बात निकल के नहीं आ पा लोकतंत्र की रही। इसके हत्या बाद कर मैं आपको रहे हैं। टाइम देता हूं, बोलिए। अपराधी होता है, उसको जेल जाना चाहिए, चाहे वो सत्ता का हो चाहे विपक्ष का हो। चलिए बचना कोई नहीं चाहिए। कमलेश रमन जी, चलिए बोलिए आप। देखिए मैं ये कह रही थी आपको, मैं बहुत ज्यादा चीज पे नहीं जाती, गहराई पे नहीं जाती। देखो और देखिए आप, जो कमलेश आरोपी जी, है वो आरोप नहीं, जेल जाए, आप- घोटाला आप- करे, बिल्कुल जाए, नहीं, बिल्कुल एक सही चीज- बात है। एक मैं चीज- बिल्कुल मैं नहीं, सिर्फ नहीं, इतनी सी बात बताना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी, मैं आप अरविंद केजरीवाल पे कहा आ गई, आप ये बताइए ये उद्यान घोटाले में आप चुप क्यों हैं? शांति प्रसाद ये भट्ट जी, जमीन घोटाले में आप चुप क्यों शांति हैं? प्रसाद भट्ट जी, आपके मेल के ऊपर आरोप लग रहा है, आपके विधायक मंत्री पर लग रहा है आरोप। बात नहीं कह रही हूँ डीके पाल जी, आप भड़क क्यों रहे हैं? दाल में तिनका लग रहा है, दाढ़ी में डीके पाल तिनका नहीं, है क्या? शांति प्रसाद भट्ट मैं जी तो बोल आपके भले की बात कह रही हूँ, गलत नहीं कह रही हूँ मैं आपको कि अरविंद केजरीवाल जी क्या बोलिए, बोल रहे हैं। बोलिए। मैंने कहा और साहब सुन अरविंद लीजिए। केजरीवाल जी, आपने सिस्टम के ऊपर आवाज उठाई तो मैंने ये कहा कि सीबीआई की मांग तो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं घोटालेबाजों के लिए, और भारतीय तो जनता आप पार्टी के किस मुंह से ये चीजें बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ आपको। देखिए जब ये क्या ईमानदारी है भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के की? नेता इन भ्रष्टाचार पर तो में सवाल फंसते खड़े हो गए हैं, अब। बीजेपी की सरकार संकल्पबद्ध है केंद्र से लेकर और उत्तराखंड तक। देखिए जो दोनों पार्टी यहाँ पर बोल रही थी, अभी यूकेडी भी बोल रही थी और आपका आम आदमी बोले पार्टी बोल रही बेईमान थी। को बेईमान। देखिए क्या इनको बोल रहे हैं? महान बोल जनता रहे हैं। ने सिरे से नकार क्या दिया बोले? है। तो इनकी बात अरे का जवाब भारतीय देने के जनता लिए मैं पार्टी का बाध्य नहीं हूँ। राजनीतिक चरित्र जनता तो की पूरा बात देश का देख जवाब रहा। देने के लिए मैं बाध्य हूँ। चलिए। बेईमानों को मिला के सत्ता चलाते हो। कमलेश जी, कमलेश जी, आप दिल्ली के अंदर करप्ट, आप पंजाब के अंदर कमलेश जी, करप्ट और बात करते हैं कमलेश आप जी, बीजेपी की। आपने अभी कहा कि आप बायस्ड हो रहे हैं, ये बातें मत बोलिए। देखिए मैं सबको मौका दिया, आप नहीं, बोल रही हैं। आपने देखिए, सबकी बातें पूरी सुनाई मुझे, आप- मैंने बड़ी तसल्ली से आप सुनी जोर-जोर और से मेरा बोल- जवाब आपने नहीं लिया बिल्कुल भी। अब फिर आप दूसरों के पास मैंने चले मौका गए। दिया ना तो सर, आपको। मुझे तो बोलना पड़ेगा ना। देखिए आपकी बारी में वो क्योंकि बोल मैं रहे हैं तो सरकार उसमें मैं की क्या कर नुमाइंदगी सकता अगर हूँ? यहाँ कर रही हूँ नहीं, तो मुझे भी आपकी तो बारी बोलने का में मौका मिलेगा नहीं। कि नहीं मिलेगा? सुनिए, या आप- आरोप लगा के ये नहीं लोग कमलेश चले रमन जी, जाएंगे नहीं यहाँ से। कमलेश रमन जी, देखिए बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। देखिए है ना, आपकी बारी में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं तो इसमें मैंने कहा है उनको बोलने के लिए, शांति प्रसाद मैं भट्ट उनके जी बारे बोल में बिल्कुल कभी नहीं बोली, नहीं, लेकिन आप जब बोलिए। मैं बोल रही हूँ मैंने तो आपको पाल दोबारा साहब मौका बीच में दिया, बोल रहे हैं। पहले बार भी मौका दिया, फिर दोबारा मौका दिया और आपने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर ही। लेकिन चलिए खैर ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है और इसमें समय को लेकर एंकर पर भी आरोप लग जाते हैं कि साहब ने आपने हमें कम समय दिया, हम अपनी बात को कैसे रखें। लेकिन सवाल यही है कि क्या राजनीतिक शुचिता समाप्त हो चुकी है? क्या वो अधिकारी दंडित नहीं होने चाहिए जो नेताओं के सानिध्य में लगातार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते जा रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और जिनके यहाँ से नोटों की गड्डी गिनने के लिए बाकायदा मशीनें मंगवाई जा रही हैं? सोचने वाली प्रश्न है तमाम राजनीतिक दलों को कि किस गर्त में उत्तराखंड जा रहा है। क्या अधिकारी और भ्रष्ट
जो नेता है वो उत्तराखंड को पलीता लगा रहे। फिलहाल मेरे साथ क्वेश्चन आवर में बस इतना ही। तमाम मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करेंगे। कमलेश रमन जी आपका बहुत शुक्रिया, आशीष सैनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, सुभाष झा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अभिजय नेगी जी आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शांति प्रसाद भट्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर डी.के. पॉल जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम गेस्ट से जो मैं माफी भी चाहूंगा अगर किसी को कम समय मिला हो तो फिर भी हम अपनी तरफ से खेद व्यक्त करते हैं। और फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए HNN 24/7। धन्यवाद।